जिस शराब घोटाले से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को ये लगने लगा कि ये मुद्दा बिल्कुल सही है कि इसके तहत अगर हम बार बार प्रहार करेंगे आम आदमी पार्टी पर तो कहीं ना कहीं ये सरकार गिरने लायक बन जाएगी, यानी कि सरकार गिर है। यहाँ पर जो आरोप लगाया जाता है वो सिर्फ इसलिए है कि हम हार रहे हैं, हम किस पे हार का ठीकरा फोड़े तो वो सत्ताधारी पार्टियों पर फोड़ने लगते हैं। एक बात ये भी दिखाई देती है। लेकिन हाल ही के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें तो मिजोरम में ईवीएम में खराबी पाई जाती है, जिसकी वजह से मिजोरम के मुख्यमंत्री ही वहां पर वोट नहीं डाल। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और आपका स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का, जहां हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों के इर्द गिर्द चल रहे कई मुद्दों की। क्योंकि यहां पर मुद्दा ईडी का है, मुद्दा यहां पर ईवीएम का है, मुद्दा यहां पर पीएम चेहरे का है और इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए नाज़मीन हमारे साथ मौजूद है और उनके ऊपर कई सवाल यहां पर दागेंगे कि आखिर यहां पर ईवीएम का मुद्दा क्यों 2014 से लगातार यहां पर जारी है, आखिर क्यों यहां पर ईडी चुनाव के समय सक्रिय हो जाती है और आखिर क्यों विपक्ष ये कहने लगता है कि हमारी राजनीति खत्म की जा रही है, हमारे नेताओं की आवाज यहां पर दबाई जा रही है। और यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिर वो कौन व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखता है या फिर अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार यहां पर बताता है। क्योंकि इंडिया अलायंस का गठन यहां पर हो चुका है लोकसभा 2024 चुनाव के लिए। यहां पर देखा जाए तो एनडीए के सामने सबसे बड़ी विपत्ति जो दिखाई दे रही है वो इंडिया अलायंस है। पहले ये दल जो थे अलग अलग थे, यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा, इनको तोड़ना काफी आसान था यहाँ पर, लेकिन अब सारा वोट बैंक एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बीजेपी की मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा 2024 के लिए जो आंका जा रहा है वो है जातीय जनगणना, जिसके ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री लगातार दबाव बना रहे हैं कि बाकी इंडिया अलायंस की जो घटक दल हैं जिनकी वहां सरकार है ये वहां पर भी करवाया जाए। और जिसका वादा भी जो है 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां पे मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, उनका कहना है कि अगर वहां कांग्रेस सरकार रिपीट होती है या वहां बीजेपी को हरा के कांग्रेस वापस सत्ता में आती है तो जातीय जनगणना यहां पर कराएगी। नाज़मीन हमारे साथ है, उनसे सबसे पहला सवाल लेंगे कि नाज़मीन, यहां पर लगातार जब चुनाव शुरू होते हैं तो कहा जाता है कि ईडी यहां पर घूमने लग जाती है, ईडी लगातार विपक्षी नेताओं पर निशाना साधती है। तो कितना आप इस बयान से रिलेट करते हैं, फिर बयान को सच मानते हैं कि यहाँ पर विपक्षी कहते हैं कि ईडी सिर्फ विपक्ष पर ही कार्रवाई करती है बीजेपी नेताओं को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर एजेंडा और कोई मुद्दे बीजेपी के पास नहीं बचे? कितनी सच्चाई है इन दावों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि कहा नहीं जा रहा, देखा ही जा रहा है। यहाँ पर कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जिन पर ईडी अधिकारियों का शिकंजा है। कभी सीबीआई सबसे पहले आते हैं, पूछताछ करते हैं और उसके बाद यहाँ पर उस पार्टी को आरोपी बता देते हैं। एक एक नेताओं पर शिकंजा कसा जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ा उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक नेताओं को पकड़ा जाता है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाया जाता है, मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में फंसाया जाता है। जिस शराब घोटाले से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को ये लगने लगा कि ये मुद्दा बिल्कुल सही है कि इसके तहत अगर हम बार बार प्रहार करेंगे आम आदमी पार्टी पर तो कहीं ना कहीं ये सरकार गिरने लायक बन जाएगी, यानी कि सरकार गिर जाएगी। जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि विधायक यहां पर चले जाते हैं, एकनाथ शिंदे विधायकों को ले जाते हैं, रातों रात कैसे सरकार पलट जाती है। तो आम आदमी पार्टी की बात करें दिल्ली में, यहां उनके विधायक नेता तो नहीं भाग रहे, बगावत तो नहीं कर रहे। इस वजह से यहां पर अब ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जाता है, नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आप आना चाहेंगे। जब वो मना कर देते हैं तो सीधे तौर पर उनकी रिहाई नामुमकिन हो जाती है। सुनवाई पर सुनवाई होती है लेकिन राहत नहीं मिलती है। वहीं अगर ये कह दिया जाए कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो ये बात सच हो जाएगी कि वो दूध के धुले हुए। ये आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की एक रैली में ये बड़ी बात कही थी। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल
शामिल हो गया वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ ईडी का शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दे उसको आप मानिए कि वो सच्चा इंसान है, सच्चा नेता है, वो जनता के लिए काम करना चाहता है, यानी कि वो अपनी पार्टी को ईमानदार बता रहे हैं। लेकिन ईडी अधिकारी जिस तरीके से धावा बोल रहे हैं, एक एक करके नेताओं को पकड़ रहे हैं, या तो ये चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है ताकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आसानी से अपनी सरकार बना सके, या वाकई यहाँ पर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये सिद्ध हो जाएगा। लगातार यहाँ पर विपक्ष को भ्रष्टाचार जो है बताने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप खुद यहाँ पर विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहा है। हमने बात यहाँ पर ईडी की करी और अब ईडी के बाद बात करेंगे ईवीएम की, क्योंकि चुनाव आते ही सबसे पहले जो बड़ा मुद्दा होता है ईवीएम का कि ईवीएम मशीन में क्या गड़बड़ी है। और यहाँ पर लगातार जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव विपक्ष द्वारा बनाया जाता है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, क्योंकि बीजेपी जो है, केंद्र सरकार जो है, यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी जो है इन ईवीएम मशीन में कर देती है। वोट आप कांग्रेस को देंगे, वोट आप सपा को देंगे, वोट अन्य पार्टी के उम्मीदवार को देंगे, लेकिन जीतेगा यहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार। ये बड़ा आरोप जो है नाज़मीन बीजेपी पर लगाया जाता है। तो कितना इसको आप सच मानते हैं, इस दावों में कितनी सच्चाई विपक्ष के लोगों के, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग को जो है निष्पक्ष बताया जाता है कि यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं, पूरी सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं, मशीनें पहले से ही चेक कर ली जाती हैं, लेकिन फिर भी जो है गड़बड़ी यहाँ पर पाई जाती है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि जो सत्ता में होते हैं और उस सत्ता के विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं वो आरोप तो जरूर लगाती हैं, चाहे वो ईवीएम को लेकर आरोप लगा ले या वो इस तरीके से बताने की कोशिश करें कि उनकी पार्टी को हराने के लिए कई तरीके के काम किए गए हैं, षड्यंत्र रचे गए हैं। यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर दी जाती है, यहाँ पर यह कहा जाता है कि फर्जी वोटरों को लाया जाता है, तो ये कोई भी पार्टी कर सकती है। यहाँ पर जो आरोप लगाया जाता है वो सिर्फ इसलिए है कि हम हार रहे हैं, हम किस पे हार का ठीकरा फोड़े, तो वो सत्ताधारी पार्टियों पर फोड़ने लगते हैं। एक बात ये भी दिखाई देती है। लेकिन हाल ही के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो मिजोरम में ईवीएम में खराबी पाई जाती है, जिसकी वजह से मिजोरम के मुख्यमंत्री ही वहां पर वोट नहीं डाल पाते हैं, दूसरी बार वहां पर वोट डालने आते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो सकते हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग ये कहते हैं कि मशीनों को सुरक्षित तरीके से ले जाया जा रहा है, जहां चुनाव है, पोलिंग बूथ है, वहां पर निष्पक्ष रूप से वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन मिजोरम में जब ईवीएम ही खराब पाई जाए तो यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि इतने लंबे समय से आखिरकार हो क्या रहा था। विधानसभा चुनाव जो इतना बड़ा चुनाव है वहां पर इस तरीके की खराबी पाई जाती है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ नक्सलीय इलाके वहां पर कई हैं, ये 20 सीटें इसलिए चुनी गई सबसे पहले वोट करवाने के लिए क्योंकि वो आसान यहाँ पर जिले नहीं माने जाते हैं, वहां पर सबसे बड़ा खतरा होता है, इसलिए यहाँ पर चुना गया। लेकिन सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग का भी दायित्व बन जाता है कि वहां पर देखरेख करे, वहां पर एक तरीके से जांच के इंतजाम किए जाएं, सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। तो यहाँ पर सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलेगा ही, लेकिन चुनाव आयोग पर भी सवाल दागे जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर एक आखिरी सवाल लेंगे और उसको बड़े छोटे में खत्म करेंगे कि जो हमारे शो का कॉन्सेप्ट है सिंहासन 2024 का, यहाँ पर राहुल गांधी सामने है, प्रधानमंत्री मोदी सामने, लेकिन कौन ऐसा वो तीसरा व्यक्ति हो सकता है जो प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोके और जनता को ऑप्शन यहाँ पर दे? देखिए, दावेदारी तो कई चेहरे यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर तो एक तरीके से इंडी गठबंधन जो बना है यहाँ पर राहुल गांधी के चेहरे पर ही बना है। राहुल गांधी बिहार में जाते हैं सबसे पहले बैठक करने के लिए, तो इसलिए राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का संयोजक के रूप में भी और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी राहुल गांधी को लेकर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी ये दावा करती है, पोस्टर भी कई बार लगते हुए नजर आए, तो नीतीश कुमार, वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर दावा करती है। तो कई चेहरे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों पर ही आधारित होगा कि आखिरकार कौन यहाँ पर पीएम कुर्सी के लायक होगा। लेकिन चेहरों की बात करें तो राहुल गांधी सबसे बड़ी दावेदारी या एक तरीके से यहाँ पर चुनौती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी चुनौती देश के प्रधानमंत्री को मिलती हुई नजर आ रही है और लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी इन आरोप में कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। अभी चुनाव यहाँ पर बाकी हैं, कई चरणों में चुनाव होने और यहाँ पर रिजल्ट भी बाकी है और देखना होगा इस बीच ईवीएम, ईडी और प्रधानमंत्री दावेदारी का मुद्दा और कितना आगे जाएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।